नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। बांग्लादेश इस वक्त गंभीर संकट से गुजर रहा है। एक हिंदू शख्स की कथित तौर पर बेहद बर्बर तरीके से हत्या के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रही हैं। इस घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश में तनाव बढ़ाया है बल्कि भारत की राजनीति में भी बयानबाजी तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की समस्या को सुलझाने के लिए आज के दौर में गांधी जैसे नेता की जरूरत है जो अहिंसा और संवाद के रास्ते पर चलकर समाधान निकाल सके। इमरान मसूद ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि मौजूदा सरकार बयानबाजी और राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि जरूरत ठोस कूटनीतिक पहल की है। बांग्लादेश में लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती जा रही है। सवाल यही है कि क्या इस संकट का हल सियासत से निकलेगा या वाकई किसी गांधीवादी सोच की जरूरत है। देखिए, बांग्लादेश बन जाएगा। पहले बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बसे हुए हैं बेचारे, और जिस तरह से हिंदू फंसे हुए हैं, पहले उनकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डला दें। पहले वहाँ जो इस तरह से आगजनी और वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम को रुकने के लिए सरकार पर दबाव बना दें। इन्हें अपने यहाँ के लोगों से तो नफरत है, समझ में आती है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं से तो मोहब्बत कर लो, वो भी तो रिश्तेदारी हैं। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया था। बांग्लादेश इंदिरा जी ने बनाया था। बांग्लादेश बनते हुए देश के प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। और अगर आज भी गांधी लगा दो ना आगे प्रधानमंत्री के, तो आज ही बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा। ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, इसका इलाज करने के लिए गांधी चाहिए। गांधी, पीछे गांधी लगा हुआ होगा ना, खुद ब खुद इलाज हो जाएगा। सत्ता में तो गांधी आएगा। सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सॉल्यूशन है वो गांधी है। जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो गांधी जी का सॉल्यूशन था, फिर ये मुक्ति आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी सॉल्यूशन था। तमिलनाडु के जो श्रीलंका वाला था तो राजीव गांधी थे। नॉर्थ ईस्ट में राजीव जी थे। पंजाब के अंदर राजीव गांधी थे। अब इस समस्या का समाधान भी गांधी है। गांधी के अलावा समस्या का समाधान नहीं है देश के अंदर। गांधी लगा दीजिए, गांधी नाम में चमत्कार है। आप चिंता मत करिए। प्रियंका जी और राहुल जी जो है ना, वो इंदिरा जी के पोता पोती हैं, वो अलग नहीं है। आप उनमें ना लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी राजधानी लखनऊ की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। लेखपाल भर्ती में आरक्षण की कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब सदन में जवाब दे रहे थे, तभी विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हालात इतने गर्म हो गए कि सदन में तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। हंगामे के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकार पिछड़ों के हक से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केशव मौर्य ने विपक्ष को चुनौती भरे लहजे में कहा कि सच सुनने का साहस दिखाओ, अगर हिम्मत है तो सच सुनिए। वहीं विपक्षी सदस्यों ने पलटवार करते हुए सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल आरक्षण का मुद्दा सदन से लेकर सियासी गलियारों तक गरमाया हुआ है। जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी, आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए, प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है। किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। जो रिश्वत जो माफियागिरी करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार का संकल्प है। नहीं है आप आरक्षण आरक्षण के समर्थक नहीं है। आप आरक्षण के
सुनेंगे आप नहीं। जातिवादी हैं, आप परिवारवादी हैं, आप तुष्टीकरण करने वाले हैं। आप ये सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है। इसे सामाजिक न्याय के अगर पक्ष में होते, सामाजिक न्याय के पक्ष में होते, तो जो विषय यहाँ पर उठा था, उस विषय को ध्यान में रख करके आप बात करते। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर मचे सियासी शोर पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक अपने समाज के लोगों के साथ बैठक कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजभर ने उदाहरण देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी अलग अलग होटलों में बैठक करते हैं और हाल ही में क्षत्रिय समाज की बैठक भी एक होटल में ही हुई थी। ऐसे में इसे असामान्य नहीं बताया जा सकता। वहीं उन्नाव रेप पीड़िता के मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस प्रकरण में अदालत ने फैसला दिया है और कोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई है। साथ ही उन्हें अपने परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। राजभर ने साफ कहा कि ये पूरी तरह कोर्ट का निर्णय है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। राजभर के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अब जान ही रहे हैं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए, जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय व्याप्त है, इसे निजात मिलनी चाहिए। ये ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, इस तरह जातियों की विधायकों की बैठक सही है? अब भाई अब तो दूसरी बार हम देख रहे हैं। अभी एक बार आज होटल में हुआ, क्षत्रिय समाज की बैठक हुई। अब आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कल बैठक हुई। अब आगे किसकी किसकी बैठक होगी? सपा के विधायक कह रहे हैं भाजपा में ब्राह्मणों को हक नहीं मिल रहा है, इसलिए बैठक हो रही है। सपा की गवर्नमेंट से तो कौन हक देती है? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति और जो है वहां से उनके वोट लेने के लिए। अब फिर कभी झांकने तो गए नहीं। अभी जयंती रही है, जयंती में ट्वीट तक भी नहीं दिया अखिलेश जी ने। आप ओबीसी विधायकों की बैठक बुलाएंगे सभी पार्टियों की? अब ओबीसी के विधायक अगर संतुष्ट है तो जरूरत क्या है? संतुष्ट है भाई हम तो संतुष्ट हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें जेल में डाल दो, उनको बाहर कर दो, अगर ऐसा करना। अगर विधायक जी के परिवार के लोग कह रहे हैं तब तक बेकार ना वो सब बिल कराए। नहीं, पीड़िता के परिवार कह रहा है, पीड़िता के परिवार के लोगों के लिए कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात को राजनीतिक शिष्टाचार और संवाद के नजरिए से अहम माना जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्र मोना भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। हालांकि ये मुलाकात औपचारिक थी, लेकिन इसे अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच संवाद और समन्वय के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस भेंट को विधानसभा के भीतर बेहतर कार्य संस्कृति और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को 4 बार अराजकता में झोंका और हजारों दंगों के लिए जिम्मेदार रही है। उन्होंने कहा कि आज जब उत्तर प्रदेश माफिया विहीन राज्य बन चुका है तो विपक्ष को बेचैनी हो रही है और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति अब यूपी में नहीं चलने वाली। उन्होंने दावा किया कि अराजक तत्वों को पुलिस ने ठिकाने लगा दिया और प्रदेश में 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में सियासी गर्मी और तेज होती नजर आ रही है। अगर विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की आग में
4 बार झोंकने के बाद भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है। प्रदेश में हजारों दंगे करा चुके हैं, गुंडे बदमाश माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बना चुके हैं। अब जब माफिया विहीन स्टेट है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं, अब कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। उनके अराजक तत्वों को हमारी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। अभी तक जितने भी माफिया प्रदेश में हुए हैं उनको महिमा मंडित तो पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही हुआ है। आज प्रदेश अमन चैन के राह पर है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलेगी। प्रदेश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के विकास और बेहतर सेवाओं के लिए लाया गया है अनुपूरक बजट बेहद उपयोगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बजट का मकसद बिजली, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में जनता को बेहतर सुविधाएं देना है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्ष का विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि विपक्ष केवल निंदा और गुंडागर्दी करना चाहता है, जबकि समाजवादी पार्टी का अपराधी और माफियाओं से गहरा लेना देना है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में विधायकों से मिलना जुलना और बातचीत पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विधायक अलग अलग जातीय समाज से हों, ये उनकी बैठक या बातचीत का विषय नहीं है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। डिप्टी सीएम के इस बयान से विधानसभा में सियासी हलचल बनी हुई है और अनुपूरक बजट पर बहस और चर्चाओं का दौर जारी है। के लिए लाया गया है। यूसुफ भाई ना करो यार, मेरा हाथ उठा रहा है पीछे। माफियाओं का संरक्षण करने का आचरण है, वो बजट और विकास से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता है, इसलिए उसकी आलोचना करते हैं। ये अनुपूरक जो आया है ये प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो ये अनुपूरक आया है वो बहुत उपयोगी प्रदेश के विकास। सर सपा कह रही है मूल बजट नहीं खर्च हो सका, अनुपूरक की क्या जरूरत है? वो समाजवादी पार्टी को मैंने कहा ना, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका तो गुंडों अपराधियों माफियाओं से लेना देना है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन विकास के लिए जो भी जरूरत होता है उसको अनुपूरक के रूप में लाया जाता है और बजट बहुत शानदार ढंग से खर्च हो रहा है और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है और अनुपूरक सहित जो बजट है उसको हम लोग खर्चा करेंगे और प्रदेश के क्षत्रिय विधायकों के बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है लखनऊ में। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक अरे भाई सब मेरा भी हिला दिया, कोई गलत बात नहीं है। जनता टीवी है, जनता टीवी थोड़ा नीचे कर लो, मंत्रालयों में भी मिलते हैं तो मिलना आईडी में पेपर लगा लो, चश्मे से नहीं देखा। तो लखनऊ से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा से है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में भी इसी तरह की मीटिंग बुलाई गई थी और अब फिर से ये बैठक आयोजित की गई। शिवपाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जाति के आधार पर बातें करते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमारी पार्टी में ब्राह्मण समाज के लोग आए, उनका सम्मान मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान ने विधानसभा और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उनके शब्दों से स्पष्ट होता है कि सपा ब्राह्मण समाज को अपने प्रति आकर्षित करने की रणनीति पर है। वहीं बीजेपी पर जातीय राजनीति का आरोप भी लगाया गया है। इस बयान के बाद आगे की सियासी प्रतिक्रियाओं पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ही। बजट में प्रदेश में बजट पेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले सपा विधायक संग्राम सिंह ने अपने बयान में कई बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बजट कई बार पेश हो चुका है और उसका
आकार बेहद बड़ा है। संग्राम सिंह ने यह भी कहा कि बजट के तहत नगर विकास, स्वास्थ्य और अन्य बड़े बड़े विभागों के लिए धनराशि निर्धारित की गई है, लेकिन पिछली बार जारी किए गए बजट के पैसे का अभी तक पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ। ऐसे में अब आने वाला अनुपूरक बजट सिर्फ पुराने मुद्दों को दोहराने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सही और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित होना चाहिए। सपा विधायक का यह बयान वित्तीय बजट पर विपक्ष की पैनी निगरानी और सरकार से जवाबदेही की मांग को भी दर्शाता है। बजट तो कई बार प्रस्तुत हो चुका है और उसका आकार भी बहुत बड़ा बताया गया और आपको आश्चर्य होगा, बार बार विधानसभा में कहा जाता है कि तथ्य पर आधारित बात हो। अभी जब चर्चा होगी तो आपको उस बजट की चर्चा में आपको आश्चर्य होगा सुन करके, देख करके कि जो बड़े बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है, नगर विकास है, स्वास्थ्य है, कोई 33% खर्च किया है, कोई 42% खर्च किया है और ये महीना चल रहा है आपका दिसंबर। तो एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर लगभग समाप्त की तरफ बढ़ रहा है और सरकार ने जो पहला ही बजट प्रस्तुत किया था अभी उसमें खुद ही पैसा खर्च नहीं कर पाई है। ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है, उसमें जो सबसे ज्यादा मद है वो सूचना विभाग का है। वो केवल पत्रकारों को, बड़े बड़े मीडिया समूह को खुश करने के लिए लाया जा रहा है, प्रचार प्रसार के लिए लाया जा रहा है। जनता का उससे कोई सरोकार नहीं है, ना गांव से कोई सरोकार नहीं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक अहम डिनर मीटिंग पीएन पाठक के आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 32 विधायकों ने हिस्सा लिया और इसे सहभोज का नाम दिया गया। बैठक में विधायकों ने प्रशासनिक रवैये, कुछ आईएएस आईपीएस अफसरों की मनमानी पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई, साथ ही आपसी समन्वय और संवाद की कमी को लेकर भी चिंता व्यक्त की। बैठक में यह भी तय हुआ कि भविष्य में हर महीने इस तरह की बैठक कर विधायक अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। सियासी हलके में इस बैठक को संकेतात्मक और संदेशपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने और विधानसभा में प्रभाव दिखाने की दिशा में भी एक कदम है। तो वहीं मथुरा से अहम खबर आपको बताएं, जहां होली गेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में पुतला दहन कर अपना गुस्सा भी जताया। ये प्रदर्शन उस दर्दनाक घटना के बाद सामने आई जिसमें 18 दिसंबर 2025 को मेमनसिंह जिले में दीपूचंद दास नामक एक हिंदू युवक को इस निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला और उसके शव को भी जला डाला था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश और चिंता को जन्म दिया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की हिंसा और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। देश में एक निर्दोष हिंदू की जिस तरीके से नृशंस हत्याकांड हुआ है, ऐसा पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला है। इस घटना से एक बात तय है कि मुस्लिम आतंकवाद जो आतंकवाद के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है, उनका एकमात्र ध्येय और एकमात्र टारगेट केवल हिंदू है। तो हमने आज उसी क्रम में यहाँ पूरे देश में इस आतंकवाद के विरुद्ध में प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। उसी क्रम में यह कार्यक्रम आज मथुरा महानगर के पद द्वारा विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में किया गया है, जिसमें पूज्य संतों की मौजूदगी में ये आक्रोश रैली आज निकाली गई। तो मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में एक विशेष वर्ग पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी के साथ अपनी आवाज भी बुलंद की। वीएचपी मेरठ प्रांत अध्यक्ष राजकुमार डूनगर ने कहा कि भारत का समाज अब जाग चुका है। पीड़ित समाज जब तक सुरक्षित नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये जो पुतला फूंका गया है, बांग्लादेश में पिछले 2 वर्षों से हिंदू विरोधी गतिविधि जो चलती है, हिंदू समाज को हिंदू समाज पर अत्याचार करके वहाँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार और वहाँ के हिंदुओं को समाप्त करने की योजना रचना अपनी कट्टरपंथी सरकार कर रही है। उसी के लिए पूरे भारतवर्ष में आज हिंदू समाज का जागरण करके इस हिंदू परिषद कोने कोने में हिंदू समाज को जगाकर, जिस प्रकार बांग्लादेश का जन्म हिंदू समाज के कारण हुआ, आज
विश्व के पटल से उसे समाप्त करने के लिए भारत का हिंदू फिर दोबारा खड़ा हुआ है। और जब तक विश्व के पटल से बांग्लादेश का नाम निशान नहीं समाप्त होगा, तब तक हिंदू समाज, भारत का हिंदू समाज शांत बैठने वाला नहीं है। तो नए साल के मौके पर गाजियाबाद पुलिस ने कमाल कर दिया। ट्रांस हिंडन जोन टीम ने आधुनिक तकनीक और CEIR पोर्टल की मदद से 240 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिया। कुल कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई गई और इस पहल से सैकड़ों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पुलिस ने विभिन्न राज्यों से 243 गुमशुदा और 3 चोरी के फोन बरामद किए। थाना स्तर पर इंदिरापुरम से 61, कोसांबी से 69, खोड़ा से 31 और शालीमार गार्डन और टीला मोड़ जैसी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमें प्रशासित पत्र देकर सम्मानित की गए। नए साल से पहले ये पहल न सिर्फ तकनीकी दक्षता दिखाती है, बल्कि जनता का पुलिस पर भरोसा और भी मजबूत करती है। देखिए, गाजियाबाद में ट्रांसजेंडर जोन में CEIR पोर्टल के माध्यम से 246 मोबाइल को ट्रेस करके उनके जो स्वामी हैं उनको वापस कर दिया गया है। इन फ़ोन्स की लगभग कीमत 65 लाख की है, जो कि इसमें से कुछ फ़ोन चोरी के हैं, कोई गुमशुदा थे, कोई लूट के माध्यम से जो स्नैच हुए थे। ये इन सारे मोबाइल्स को CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैक करके उनको रिकवर करके आज उनको वापस दिया गया है। देखिए, जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को CEIR पोर्टल पे डालते हैं, जो कि आपकी चोरी हुई हो या फिर आपके गुमशुदा हुई हो, जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो उसका एक अलर्ट जनरेट होता है और उसका लोकेशन मिल जाता है। तो उसी के माध्यम से हम इसे ट्रैक करके संबंधित जगह से कभी वो बगल के डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, कभी वो अलग स्टेट में होता है, कभी साउथ में होता है, वहाँ के पुलिस से संपर्क करके वहाँ के जो एक्टिवेट किए हुए व्यक्ति हैं उनको संपर्क करके उनसे इनको वापस मंगवा लेते हैं। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये आपका चोरी हो जाता है, आप तुरंत ही लोकल थाने से संपर्क करके CEIR पोर्टल पे इसे अपलोड कर सकते हैं इस कंप्लेंट को, और फिर वहां से आपका जो भी डिवाइस है वो ट्रैकिंग पे लग जाता है। चलिए, बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज है। कथित VIP का नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया और इसी कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। देवपुरा चौक पर जुटे कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस हत्याकांड की जांच को प्रभावित किया गया और प्रभावशाली VIP को जेल से बाहर भी रखा गया। कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर भाजपा से जुड़े कथित VIP पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का लेकर आए थे नारा, उनके राज्य में देखिए बेटियों की क्या स्थिति है। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ये भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, इससे उनके चरित्र उजागर होता है कि उनका चरित्र किस प्रकार का है। और जितनी भी महिलाएं आप देख लीजिए भाजपा के शासन में, और ये अंकिता भंडारी एक ऐसी लड़की जो बेचारी वहां पर नौकरी करने गई थी, उसका इन्होंने शोषण किया और अब ये अपने भाजपा नेताओं को छुपाने में लगे हुए हैं, अपने कुकर्मों को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा। इनके कुकर्मों के लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे और हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े चर्चित ऑडियो पर सफाई दी। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेश राठौड़ ने ऑडियो को AI जनरेटेड और फर्जी बताया। सुरेश राठौड़ ने ऑडियो जारी करने वाली और उन पर आरोप लगाने वाली महिला उर्मिला सनावर पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की। सुरेश राठौड़ का कहना है कि लगातार उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस भी कोर्ट में साबित कर चुके हैं कि मुद्दे को लेकर बेवजह राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि सुरेश राठौड़ ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। विवादों में आने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सुरेश राठौड़ की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला उर्मिला सनावर लगातार सोशल मीडिया पर आकर सुरेश राठौड़ और भाजपा के दूसरे नेताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से AI निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है
कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। तो निश्चित रूप से AIC के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फोरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। तो मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला में शिक्षा के साथ भक्ति और श्रद्धा का भी अनोखा संगम देखने को मिला। स्कूल परिसर में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाई गई। सुबह से ही विद्यालय में उत्सव का माहौल रहा और छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए। मंत्रोच्चारण के साथ महासरस्वती की पूजा अर्चना की गई। डॉक्टर कल्पना सैनी ने बेटियों को समाज को गौरव बताया। महेंद्र भट्ट ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। छात्राओं की सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। मैं आज यहाँ मंगलौर के अंदर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आया हूँ और ये काफी पुराना विद्यालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इस विद्यालय में केवल छात्राएं पढ़ती हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन के लिए यहाँ आती हैं। मैंने विद्यालय के कार्यक्रम गतिविधियों को देखा है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप छात्र छात्रा को शिक्षित किया जाता है और यहाँ का परीक्षाफल भी अच्छा रहता है, पुरातन है। इसके जो प्रबंधक हैं कपूर साहब, वो बहुत चिंता करते हैं विद्यालय की। ये हमारा 15वां मूर्ति स्थापना दिवस था। इस वर्ष हमने इसमें बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया है। जिन्होंने हमारी सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने और उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, तो हम उनके यादगार में बच्चों को उस इतिहास को दोहराने की कोशिश की है कि उनके बारे में उनको ये पता लगे कि इनका हमारे सनातन धर्म को बचाने में क्या क्या योगदान रहा। आज हमारे विद्यालय में 15वां मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही आज बलिदान दिवस मनाया गया और हमारे यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ इन्हें निःशुल्क ताइक्वांडो शिक्षा, संस्कार, अनुशासन सभी सुविधाएं दी जा रही है। इस वर्ष हमारी जो छात्राएं हैं कक्षा 10 में 70% से अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हैं। उनको कक्षा 11 में बिल्कुल ही शून्य फीस पर एडमिशन दिया गया, जबकि वो फीस हमारे विद्यालय प्रबंधक महोदय द्वारा दी जा रही है। और ये समारोह में जो है हमारे माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा सांसद और माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी आज हमारे समारोह में उपस्थित हुई और ये आज का समारोह बहुत भव्य रहा। चलिए बात होगी अब हरियाणा की। हरियाणा के पंचकुला से एक अहम खबर आपको बता दें। सेक्टर 5 स्थित यवनिका गार्डन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अटल जनसेवा रन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। ये रन पुलिस कर्मियों को समर्पित रही, जिसका उद्देश्य उनके समर्पण और सेवा भावना को सम्मान देना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा की मजबूत कड़ी है ये कहा और उनकी सेवा को सम्मान देना ही सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान, स्थानीय लोग मौजूद रहे। आयोजन के दौरान अनुशासन और उत्साह का माहौल देखने को मिला है। तो हरियाणा के पंचकुला में जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए और इस सम्मेलन में देश भर से सहकारी संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करना और इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना रहा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने सरकारी संस्थाओं की भूमिका को किसानों, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए बेहद अहम बताया।
कार्यक्रम के दौरान सरकार की सहकारिता से जुड़ी नीतियों और योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।